ओके, नमस्ते गोपाल जी। आज हमारे देखने वालों को थोड़ा हमारा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आपको तो सब जानते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, दिल्ली गवर्नमेंट, मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, और मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। आई एम चीफ ऑफ ब्यूरो ऑफ द इंडिया ऑब्जर्वर, यूएसए। तो हम बैठे हैं आज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट डॉक्यूमेंट पे चर्चा करने के लिए, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इस पे बहुत सारे एक्टिविस्ट लोगों ने आवाज उठाई है, स्पेशली द यंग एक्टिविस्ट। और इस पे कहीं पर भी कोई मीडिया में चर्चा हुई नहीं है, जबकि इट्स गोइंग टू हैव अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट। ये किस वजह से कोई चर्चा नहीं हुई है, इस बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, और आपसे भी आम आदमी पार्टी की राय भी जानेंगे कि आम आदमी पार्टी का इस पे क्या स्टैंड है। तो शुरू करते हैं। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA 2020, इस पे मैं थोड़ा बता दूं कि ये कंट्रोवर्शियल क्यों है। इसमें दो तीन इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसमें पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस है कि कोई भी कंपनी कोई भी कंस्ट्रक्शन शुरू कर दे और उसके बाद जाकर उसके ऊपर अगर कोई कंप्लेंट्स उठे तो दे कैन गो बैक एंड देन टेक परमिशन। एक तो मेन मुद्दा ये है। और सेकंड ये है कि इसमें बहुत सारे क्लियरेंसेस हटा दिए हैं। इसमें कंप्लेंट्स अगर कुछ होगा, एक्टिविस्ट लोगों को पहले एक मौका मिलता था कंप्लेन करने का, लेकिन अब नहीं मिलेगा। अब जो भी कंप्लेन होगा वो या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल करेगा या तो कंपनी वाले खुद करेंगे। अब ये कंपनी वाले खुद वायलेट करके क्यों कंप्लेन करेंगे, इस बारे में ये थोड़ा डाउट है। मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आप तक ये डॉक्यूमेंट पहुंचा है, आपको स्टडी करने का मौका मिला है, आपका क्या कहना है इस बारे में? पिछले दिनों मैंने जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जो डॉक्यूमेंट आया है ओके। उसके प्रमुख जो पहलू हैं उसे हमने देखा। ओके। और निश्चित रूप से चूंकि पिछले दिनों कोरोना की जो महामारी थी उसमें व्यस्तताएं हम लोगों की बहुत ज्यादा थी। लेकिन ओके। चूंकि जब से ये कोर्ट में मैटर गया और उसके बाद फीडबैक देने के लिए टाइमलाइन बढ़ाया गया, तो इसके प्रमुख पहलुओं को हमने देखा है। और निश्चित रूप से प्राइमरली जो समझ में चीजें आ रही हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो भारत के अंदर जो पर्यावरण को लेकर के, पोल्यूशन को लेकर के, लोगों की जिंदगी, लोगों के सांसों को लेकर के जो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट अलग अलग प्रोजेक्ट से पड़ते हैं, कहीं ना कहीं अगर इस ड्राफ्ट को बिना संशोधन के लागू किया जाता है उससे हम्म। भारत के सभी लोगों के जिंदगी पर खतरे और बढ़ेंगे। पहले से ही खतरे हैं लेकिन इसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। ओके गोपाल जी, सबसे ज्यादा पहली बात तो ये गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जल्दबाजी है ये कुछ समझ नहीं आ रही है। ये लॉकडाउन के 10 दिन पहले ही ये ड्राफ्ट रिलीज हुई, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजे गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बिजी हो गए और पब्लिक भी बिजी हो गई इसमें। उसमें 30 दिन का टाइम दिया गया था सिर्फ, कि लोगों को अगर उस पर कोई डाउट्स हो, क्लियरेंस हो, उस पर कोई फीडबैक देना हो तो सिर्फ 10 दिन का टाइम दिया, सिर्फ 30 दिन का टाइम दिया गया था। उसके बाद जब लोगों ने आवाज उठाई कि सॉरी 60 दिन का टाइम दिया गया था जब, लेकिन लोगों ने आवाज उठाया, एक्टिविस्ट लोगों ने आवाज उठाई कि लॉकडाउन के वक्त पोस्टल सर्विसेज सारे बंद होते हैं और लोगों तक ये बात पहुंचाना टाइम लगेगा, तो ये 60 दिन बहुत कम है। तो दे वेंट बैक टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ने फिर और कुछ दिन बढ़ा दिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये टाइम अभी अगस्त 11 तक बढ़ा दिया है, मार्च 12 से अगस्त 11 तक, ऑन एन इम्पोर्टेंट डिसीजन जहां पर एनवायरनमेंट पे लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा। बहुत कम समय है, स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन जब पोस्टल सर्विसेज सारे बंद हैं, जो मोस्टली जो अफेक्ट होंगे वो वनवासी होंगे, गांव वाले होंगे, और उन तक तो बात पहुंचाने में अभी समय लगेगा। अभी तक तो जो शहरों में हैं, जो यूथ हैं जिनके पास ईमेल एक्सेस है, उन्होंने अपने फीडबैक दे दिए। उसमें भी कुछ 2.5 से 4 लाख मेल ऑलरेडी गवर्नमेंट तक जा चुके हैं। तो गवर्नमेंट इतना डर गई कि उन्होंने सारे साइट्स ही बंद कर दिए। 2-3 साइट्स हैं जिसमें लेट इंडिया ब्रीथ,
फ्राइडेज फॉर फ्यूचर और देयर इज नो प्लैनेट बी, ये तीनों वेबसाइट्स बंद कर दिए गए ताकि और ईमेल्स नहीं आए। तो इस तरीके का व्यवहार है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि देखिए, सरकार को डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, जरूरी है, लेकिन डेवलपमेंट किसके लिए? डेवलपमेंट देश के लोगों के लिए। और अगर देश के लोगों के लिए डेवलपमेंट है और देश के लोगों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए अगर ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बनाया गया, वो क्यों बनाया गया? क्योंकि इस देश के अंदर जब भोपाल गैस कांड हुआ, उसके बाद जिस तरह से मानवीय त्रासदी सामने आई, उसके बाद सरकारों को लगा कि भाई इसको लेकर के काफी मूवमेंट चला, आवाजें उठी और ये हुआ कि भाई इसको लेकर के कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इन चीजों पर कानून बनना चाहिए, इन चीजों को लेकर के मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और वहीं से फिर इन्वायरमेंट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो असेसमेंट शुरू हुआ। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत ही गंभीरता से और व्यापक स्तर पर सोचने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया कोरोना की महामारी से जूझ रही है, किसी के पास कोई भी इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। एक ही बात है कि लोग अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। इम्यून सिस्टम घटा क्यों? इम्यून सिस्टम घटा इसलिए कि आप जब इन्वायरमेंट को, नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो आपकी जो नेचुरल पावर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो एक तरफ सभी, पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है कि इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इसका कोई रास्ता नहीं है, समाधान नहीं है। सारी जो है उसकी वजह से लॉकडाउन पूरे देश के अंदर आया, पूरे दुनिया के अंदर आया, सारी जो इकोनॉमिक गतिविधियां थी ठप हो गई। तो मुझे लगता है कि एक व्यापक विजन के साथ डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है और उसी दिशा में ये इन्वायरमेंट असेसमेंट का जो प्रक्रम है वो उसी दिशा में है। मुझे लगता है कि सरकार को इसमें चोरी छिपे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप देश के प्रति जवाबदेह हैं, देश के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं, तो लोगों के राय से डरने की जरूरत नहीं है। लोग जो राय देंगे वो अच्छा राय देंगे, देश हित में राय देंगे। मुझे नहीं समझ में आता है कि इतनी जल्दबाजी किस लिए है। मेरा तो निवेदन है केंद्र सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश को इसके बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर जब सम्मेलन होते हैं तो हमारे नेतृत्व जा करके वहाँ बड़े बड़े कमिटमेंट तो करते हैं, लेकिन अगर इस तरह से देश के अंदर इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर लॉकडाउन जब था, दिल्ली की हवा किस तरह से साफ हुई, दिल्ली की जमुना किस तरह से निर्मल हो गई, जिसको कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। कैसे हुआ? क्योंकि जो तमाम तरह के हम जो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करने वाले जो केमिकल्स हैं, उसका जब हम उपयोग कर रहे हैं और वो जब नदियों में जाता है तो वो पूरी तरह से जल हमारा दूषित हो रहा है, हवा दूषित हो रही है। तो मुझे लगता है कि एक बैलेंस डेवलपमेंट विजन के साथ काम करने की जरूरत है। और खास तौर से जो ये प्रस्ताव आया है एक्स फैक्टो का, ये एक चोर दरवाजा है जहां से सारे सारे वो काम किए जा सकते हैं, जिसके बारे में फिर एक आम आदमी आवाज कहाँ से उठाएगा? अगर आज वो अपनी आवाज उठा रहा है और वेबसाइट क्रैश कर दी जा रही है, तो कोई फैक्ट्री लगने के बाद, लाखों करोड़ों की फैक्ट्री लगने के बाद ना कोई सरकार कुछ कर सकती है, आम आदमी की तो कोई बात ही नहीं है, एक्टिविस्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। तो फिर एक ही चीज उसके बाद चलती है, वो है बेईमानी, और वो है दलाली, और वो है पैसे का लेन देन। और उसके दम पर उस आवाज को दबा दिया जाएगा। आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन जो नेचर की मार पड़ रही है आज मानवता के ऊपर, उससे कैसे बचोगे आप? आज पूरे दुनिया के अंदर करोड़ों 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 रुपए का जो है पूरा बिजनेस, पूरा जो इंडस्ट्री है वो ठप हो गई। करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए आज। क्यों हुआ? क्योंकि अगर आपके पास नेचुरल, अगर लाइफ सिस्टम है, तभी आप नेचुरल किसी तरह की आपदा से फाइट कर सकते हैं। और इसलिए सरकार की ये जरूरत है कि डेवलपमेंट के साथ चेक बैलेंस को बना करके रखे। तो हमारा तो यही निवेदन है केंद्र सरकार से
कि इसका टाइमलाइन बढ़ाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश के साथ संबोधित करके इसको समझाना चाहिए, जिससे सभी लोगों को समझ में आए और फिर सबकी ओपिनियन लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अगर सरकार का इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है तो जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं बनता है, और लोगों को अंधेरे में रखने से मेरे ख्याल से ये देश के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से जो है वो धोखे की स्थिति होगी, और जिसका परिणाम न सिर्फ वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, माइनिंग के हों, रोडवेज हों, इनलैंड वाटरवेज हों और बहुत सारे रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शंस हों, ये मोस्टली जो इफेक्ट करते हैं लोगों को, रूरल एरिया में इफेक्ट करते हैं, आदिवासियों को इफेक्ट करते हैं और ट्राइबल लोगों को इफेक्ट करते हैं। और इन लोगों से कभी कोई राय मांगी नहीं जाती है। इनको पहले का जो इम्पैक्ट असेसमेंट डॉक्यूमेंट था 2006 का, उसमें लोगों को 30 दिन का मौका मिलता था अपनी बात रखने का। अब उसको घटा के 20 दिन कर दिए हैं। अब 20 दिन तक वो प्रोजेक्ट जो है, वो माइनिंग का जो प्रोजेक्ट होगा या रोड कंस्ट्रक्शन का जो होगा, जो हाईवे का प्रोजेक्ट होगा, वो 4-4, 5-5 साल तक चलता है, उससे भी कहीं ज्यादा भी चलता है। और उसमें लोगों को बात रखने का मौका सिर्फ 10 दिन दिया जाए, ये 20 दिन दिया जाए, ये बहुत ही कम है। उसको 30 दिन से बढ़ाकर और करना चाहिए था, वो बढ़ाने के बजाय और कम कर दिया है। प्लस कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनको स्ट्रेटेजिक अभी मार्क कर दिया जाएगा। पहले जो होता था नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस की जो प्रोजेक्ट्स होते थे, सिर्फ उनको स्ट्रेटेजिक माना जाता था। अभी गवर्नमेंट ने अपनी ऐसा एक इम्पैक्ट में ये इनके इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट में स्टिपुलेशन डाल दिया है कि उनकी मर्जी होगी कि वो किसको स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर करेंगे। तो कल को वो हाईवेज और रोडवेज और इस चीज को भी स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट बताकर बोल देंगे कि नहीं, इस पे अभी कोई डिस्कशन होगा नहीं, उसका कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होगा। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है इस डॉक्यूमेंट में। मुझे लगता है कि वो उसी दिशा में एक और कदम है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का ऐसा सोचना है कि भारत इसलिए पिछड़ रहा है विकसित राष्ट्र बनने से क्योंकि यहाँ एनवायरमेंट के रूल हैं, यहाँ पर लेबर लॉज हैं। अगर सभी लेबर लॉज खत्म कर दिया जाए, मजदूरों के राइट्स को कट कर दिया जाए, तो विकास की रफ्तार तेज हो जाएगी। राइट। उनको लगता है कि एनवायरमेंट को लेकर के जो चेक बैलेंस हैं, वैसे भी मैं मानता हूं कि वो काफी कमजोर है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी विशाखापट्टनम की घटना हुई, आसाम की हुई है, वहां पर कोई क्लियरेंस पहले से कोई लिया ही नहीं गया। तो ऐसे राइट। बहुत सारे देश में प्रोजेक्ट चल रहे हैं पहले से, लेकिन जो हैं उनको भी लगता है कि एक थॉट प्रोसेस है कि उसकी वजह से ये विकास की गति रुकी हुई है। मुझे लगता है कि इसमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है। विकास की गति इसकी वजह से नहीं रुकी हुई है। आज एक बैलेंस विकास की जरूरत है। जब तक चाहे मजदूर हो चाहे एनवायरमेंट हो, एक समग्र विकास के दृष्टिकोण को आप लेकर के नहीं आगे बढ़ेंगे, तब तक जो है देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से भारत के अंदर, चाहे वो बाढ़ का प्रकोप आता है, चाहे वो तूफान का आता है, चाहे अभी कोरोना का आया है, तमाम जो नेचर्स की तरफ से चुनौतियां आती हैं, इन सब से अगर निपटना है तो एक बैलेंस, जब आपको कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो फिर कुदरत याद आने लगती है, नेचर याद आने लगता है, और वरना जो है आप उसको डिस्ट्रॉय करने में पूरी ताकत आप लगाओगे, तो जो विकास है अल्टीमेटली वो विनाश बन जाता है अगर आप एक बैलेंस अप्रोच से काम नहीं करते हैं। रही बात की जो अभी इसमें जो प्रायोजन प्रायोजन किया जा रहा है कि इसको हम सेक्रेट रख सकते हैं स्ट्रेटजिक करके, मुझे लगता है कि सरकार को एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की जरूरत है। और डर किससे है? देश के लोगों से डरने की क्या बात है इसमें? भाई अगर बिल्कुल। कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई चीज अगर आपको करनी है तो जनता से संवाद करो। ये देश लोगों का है। भारत का बिल्कुल। संविधान कहता है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ये जो भी जल है, जंगल है, जमीन है, जो कुछ भी आप भारत में देख रहे हो देश में, वो देश के लोगों का है। लोग इसके मालिक हैं, लोगों की जिंदगी है, लोगों के टैक्स से देश की सरकारें चलती हैं। इसलिए कुछ लोगों के फायदा पहुंचाने के लिए स्ट्रेटजिक के नाम पर अगर कुछ चीजें हाइड करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
इन प्रावधानों से ऐसा लगता है कि सरकार कुछ लोगों के फायदे को सर्व करने के लिए कहीं न कहीं लोगों की जिंदगी के साथ रिस्क लेने की तरफ बढ़ रही है। जिन भी लोगों ने इन प्रस्तावों को सरकार को सुझाया है, सरकार को दोबारा रीथिंक करना चाहिए और इसको खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी को कई बार वो मन की बात में पर्यावरण की बात करते हैं, देश के अंदर उसको ठीक करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर जरूर गौर करना चाहिए और ये एक घातक कदम हो जाएगा अगर हम इस देश के पर्यावरण से खेलने के लिए कानूनी उसको अगर हम मुहर लगा देंगे तो मुझे लगता है कि उसका इम्पैक्ट आने वाली पीढ़ियों पे, आने वाले हमारे देश के लोगों पे काफी गहरा पड़ेगा। ओके, गोपाल जी, अक्सर ये कहा जाता है कि एनवायरनमेंट इशू को उतना सीरियसली नहीं ले सकते जहां डेवलपमेंट की बात आती है। डेवलपमेंट अगर करना है तो थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस वजह से हम पोल्यूशन देख रहे हैं, जगह जगह पानी की महामारी देख रहे हैं, ऑलरेडी ग्राउंड वाटर कम होता जा रहा है और सांस लेने की तकलीफ तो बढ़ती जा रही है। तो कहाँ तक हम डेवलपमेंट का एक्सक्यूज बनाएंगे और पर्यावरण को नुकसान करते ही रहेंगे, कहाँ आकर रुकेगी ये? क्योंकि पिछले साल जो असम में ऑयल फील्ड्स में आग लगी डिब्रूगढ़ में, वहां पर वो फॉरेस्ट के इतने नजदीक बनाया गया था कि वहां इतने मतलब रेयर बर्ड्स और मैमल्स पाए जाते हैं, और वहां का जो पानी का लीक हुआ, इट seeped so much into the water there कि वहां डॉल्फिन्स मारे गए। उनके फोटोज को तक छुपा दिए गए हैं इंटरनेट से, अभी वो फोटोज तक नहीं मिल रहे हैं डॉल्फिन्स मरे हुए। एक या दो फोटो ब्लर कर दिया गया, मतलब दे नो कि उन्होंने जो किया है गलत किया है, लेकिन उस पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी शायद उससे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। और ऑयल वेल्स बंद करके जब नुकसान ऑलरेडी हो चुका है वो भी फायदा नहीं है, और कुछ साल में वो फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये सब चीजें से हम कैसे बचें? बिकॉज डेवलप कंट्रीज में जो है एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इम्पैक्ट असेसमेंट के अलावा दे ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट असेसमेंट, तो वो और 10 गुना बड़ा स्ट्रॉन्गर है। तो वो हर साल बढ़ाते रहते हैं अपने स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज और हम घटाते जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, इसमें मुझे दो बातें मेरे समझ में आती हैं। पहली बात तो ये है कि जब से इंसान पैदा हुआ तब राइट। से डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच का जो ये द्वंद्व है ये चल रहा है। राइट। क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जब आप कोई पहल करते हैं तो वो कहीं ना कहीं नेचर के किसी हिस्से को जो उसको डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जिंदगी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। अभी जो राइट। विकास 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 की अंधी दौड़ में जो आंख बंद करके भागने का एक जो जुनून चढ़ा हुआ है, मुझे लगता है कि नेचर बार बार ये सिग्नल दे रहा है कि अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे चीजों को तो फिर शायद विनाश के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन जो आपने कहा विकसित देशों, ये जो अंधी दौड़ है ये विकासशील देशों में नहीं शुरू हुई, ये अंधी दौड़ विकसित देशों ने ही शुरू की। दुनिया के अंदर अगर इन्वायरमेंट के डिस्ट्रॉय होने का अगर आकलन किया जाएगा तो जितना विकसित देशों ने इस दुनिया के इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी को डिस्ट्रॉय किया है, उतना विकासशील देशों ने नहीं किया। लेकिन जब विकसित देशों को उन खतरों को लेकर के कहीं ना कहीं एक सोच विकसित हो रही है, क्योंकि अब उसका भारी नुकसान उन्हें चुकाना पड़ा है, तो वैसे समय में विकासशील देशों और भारत जैसे देशों का विकसित देशों के पुराने ढर्रों पर चलते रहना और उसका पिछलग्गू बनना, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। हमें आधुनिक समय की जो चुनौती है, विकास की जो चुनौती है, उसको भी नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए सिस्टम के साथ, नई सोच के साथ हमें इको फ्रेंडली डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि भारत के बेटे बेटियों के अंदर इतनी क्षमता है कि अगर सरकार उस पर फोकस करे तो वो इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट के जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के नए नए रास्ते को डेवलप कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि उससे एक नया मॉडल भारत को बनने की जरूरत है, बजाय कि जो पहले विकसित देश कर चुके गलतियां
उनको हम और ज्यादा गलतियों को करें और फिर आने वाली पीढ़ियां इससे सबक लेकर के सीखें। मुझे लगता है कि नए दौर में नए विजन के साथ भारत को अपने विकासशील देश से विकसित राष्ट्र बनने के लिए एक बैलेंस इको फ्रेंडली जो है वो दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि भारत, शायद कुदरत ने जितना कुछ भारत को नेचुरल रिसोर्स दिए, अगर सही तरीके से इसका डेवलपमेंट किया जाए तो दुनिया के लिए एक नया इको फ्रेंडली डेवलपमेंट का मॉडल भी भारत बन सकता है। ओके, गोपाल जी, देशभक्ति ठीक है, लेकिन डेटा कुछ और कहती है। इंडिया का परफॉर्मेंस राइट नाउ 180 देशों में हमारा नंबर 177 है। राइट तो नाउ हम की बात नहीं कर रहे हैं। जब तो भारत के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगी थी तब डेवलप, मैं आज की तुलना नहीं कर रहा हूँ। जब ओके, भारत के अंदर इंडस्ट्री नहीं लगी थी, दुनिया के अंदर लग रही थी, तो जो पूरे इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही थी, उस समय कोई राइट इकोनॉमिक इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं होता था। राइट। ये 90s में शुरू हुआ है। इनफैक्ट 90s में हमारे यहाँ शुरू हुआ है, अमेरिका जैसे देशों में 70s में ही शुरू हो गया था। और कि अमेरिका अमेरिका दुनिया के इन्वायरमेंट को 70 से पहले से ही डिस्ट्रॉय कर रहा है। राइट, वो कर चुके, एंड देन दे लर्न देयर मिस्टेक, एंड नाउ अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज में दे आर टेकिंग केयर और वो स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन हमने अभी तक वो सीख ली नहीं है। हम वो अभी इसलिए तक नहीं ली कि हम नकल करते हैं। जो राइट जो डेवलप कंट्री में आउटडेटेड हो जाता है वो भारत जो है वो वहां जो है आकर के शुरू करता है। इसलिए हमें नए चुनौती को स्वीकार करने की जरूरत है और नए सिरे से डेवलपमेंट के मॉडल को खड़ा करने की जरूरत है, और भारत इसमें सक्षम है। ओके। और एक डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि पिछले 50 साल में हमने वी हैव डिसलोकेटेड 50 मिलियन पीपल। उनके घर, उनके रहन सहन सब हमने बर्बाद कर दिए हैं। तो इस ये 50 मिलियन का नंबर छोटा नहीं है, और इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एज अ कैबिनेट मिनिस्टर आपके क्या प्रयास होंगे? आम आदमी पार्टी का एनवायरनमेंट को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, आपने कहा जो 50 मिलियन की केवल बात नहीं है, ये तो डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ है। राइट इन्वायरमेंट अगर डिस्ट्रॉय होता है तो वो हर इंसान की जिंदगी पर वो इम्पैक्ट डालता है। राइट क्योंकि आज जो देश के जो प्रमुख शहर हैं भारत के, वो आज, मतलब अगर विंटर सेशन में देखें तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में हम राइट पिछले 5 साल से देख रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है, और उसको केवल लोकल लेवल पे इसे ठीक नहीं किया जा सकता। क्यों? जब तक कि उसको चारों तरफ से उसको, जिस तरह से हवाओं का रुख होता है, जिस तरह से पानी का बहाव है, तो जब तक एक नेशनल लेवल पे अवेयरनेस नहीं आती है तब तक जो है इसको ठीक करना मुश्किल है। और इसका हर इंसान की जिंदगी पर इम्पैक्ट है। शहर में लोग रह नहीं सकते, वहां से अब पहाड़ पे भागते हैं, और पहाड़ को भी, जंगल को भी अगर आप डिस्ट्रॉय कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? तो आज मेरे ख्याल से जो संकट है वो हर इंसान के सांस पर है, और उसका आगामी दिनों में इसका इम्पैक्ट काफी गहरा दिखेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी की जो, और हमारी सरकार की जो दृष्टिकोण है, जो हमारी सोच है, वो यही है कि हमें एक प्रो पीपुल, प्रो इन्वायरमेंट, एक बैलेंस डेवलपमेंट के मॉडल को खड़ा करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आज वक्त की ये पुकार है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों से देश के सभी लोगों के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ने वाला जो भी उपक्रम है उस पे खुली बात होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट बात होनी चाहिए। जैसे हमें अगर कोई निर्णय लेना होता है मेजर, तो दिल्ली के अंदर हम ओपन लोगों की ओपिनियन मंगाते हैं और उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। हमने लॉकडाउन, आज देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में अब लॉकडाउन होता जा रहा है। दिल्ली के राइट अंदर हमने लोगों से पूछा कि क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि हमें लॉकडाउन खोलना चाहिए, गतिविधियों को बढ़ाना चाहिए। और लोगों की ओपिनियन के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया। उसके बाद हमें निश्चित रूप से कोरोना के केस बढ़ने की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। हमने उसका भी मुकाबला किया, और दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके आज हम देख रहे हैं कि जब पूरे देश के अंदर लगातार केस बढ़ रहे हैं, लगातार लॉकडाउन करना पड़ रहा है, दिल्ली के अंदर लोगों के सहयोग से, क्योंकि लोगों का पार्टिसिपेशन था इस डिसीजन में,
तो लोगों ने कोऑपरेट किया और आज धीरे धीरे कोरोना का रेट दर दिल्ली के अंदर कम हो रहा है, एक देश के अंदर एक मॉडल बन के खड़ा हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को साथ लेकर के चला जाए तो ये देश के लिए सबसे बड़ी ताकत है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। देश का मतलब नक्शा नहीं है, देश का मतलब चंद जो है प्रोजेक्ट नहीं है, देश का मतलब चंद पैसे वाले लोग नहीं है। देश का मतलब है देश के लोगों की जिंदगी, देश के लोगों की खुशहाली, और वो देश के लोगों के साथ मिलके ही बेहतर बनाई जा सकती है। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि केंद्र सरकार इस पर और समय दे, एक ओपन जो है इस पर जो है अवेयरनेस किया जाए लोगों को, और सबकी राय लेकर के निश्चित रूप से एक बैलेंस पॉलिसी बनाई जाए, जिससे प्रकृति भी बची रहे और डेवलपमेंट का रास्ता भी आगे बढ़ सके। आम आदमी पार्टी इस बात को केंद्र सरकार के सामने रखना चाहती है। ओके, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने जब सेकेंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा था गोवा में, उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था, ये एनवायरमेंट क्लियरेंस सस्पेंड कर दिया था कि इस प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइज किया जाए। तब से नीति आयोग के सीईओ कांत जी ने बताया, एक लेख लिखी कि डेवलपमेंट के एनवायरमेंट पे परेशान होना तो ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट कैसे रोका जा सकता है। और अगले साल ही, इस साल के शुरुआत में ही वो प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिल गई। अब वो पिछले ड्राफ्ट में थोड़ा बहुत पावर्स था, उस वजह से वो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा बहुत इंटरफेयर कर पाई थी, लेकिन फिर भी वो फायदा नहीं हुआ। और अब जो डॉक्यूमेंट आ रहा है उसमें कोर्ट्स के भी पावर्स कम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे आपका क्या कहना है देखिए, कि मेरा एक ही बात, कोर्ट्स भी ना इंटरफेयर कर पाए उसमें, ऐसे प्रावधान बनाए जा रहे मेरा हैं? एक ही बात कहना है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार ड्राफ्ट नहीं बना रही है, सरकार के पीछे कुछ इंटरेस्टेड लॉबी ड्राफ्ट बना रही है। और राइट। सरकार क्यों झुक रही है इसके सामने, ये तो सरकार स्पष्ट कर पाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि सरकार को जनता ने चुना है, और जनता के प्रति जो कमिटमेंट है, जनता के प्रति जो पार्लियामेंट का कमिटमेंट है, चुनी हुई सरकार का कमिटमेंट है, उसकी जगह जो है, जो इंडस्ट्री लॉबीज हैं उनके लिए कानून, उनके संरक्षण के लिए कानून बनाना, वो बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, आप कोर्ट से बचा रहे हैं, जो एक्टिविस्ट हैं उनसे बचा रहे हैं, पब्लिक से बचा रहे हैं, एक्स फैक्टो आप उनको जो है परमिशन देना चाहते हैं, किसी की सुनवाई के लिए समय नहीं देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे लोगों के मन में ये प्रश्न पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार अगर खुल के सामने आती है और सारी चीजों पे डिस्कस करती है, अपना पक्ष सरकार रख सकती है। देश का कोई भी व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। अगर कोई ये बात कह रहा है कि नीति आयोग के कोई, अगर किसी के मन में ये बात है कि भाई एनवायरमेंट की वजह से प्रोजेक्ट तो नहीं रुक सकते, वो बात ठीक है। लेकिन अब कोई सामने आने को तैयार नहीं है। अब कोई कोरोना के संकट में कोई सामने आकर के बोलने को तैयार नहीं है। अगर सब कुछ जो है नहीं, तो फिर लॉकडाउन क्यों किया गया? राइट। आप देश की सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को ठप करने की मजबूरी में जब तक नहीं आएंगे, तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि जब कुदरत कहर ढाएगी तभी आप सुनने को तैयार हो, वरना आप कोई भी प्रिकॉशन लेने को तैयार नहीं है, कोई भी एक पॉजिटिव तरीके से सोचने को तैयार नहीं है। अगर इतना डेवलपमेंट की चिंता थी तो फिर लॉकडाउन करने की जरूरत क्यों पड़ी? चलाए होते सारी इंडस्ट्री, क्यों बंद करनी पड़ गई? क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचा था। तो मुझे लगता है कि कुदरत को साथ मिल करके चलने की जरूरत है, प्रकृति के साथ मिल करके चलने की जरूरत है। क्योंकि जब उसका कहर बरपता है तो सारे जो है लेख लिखने वाले फिर कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता है। राइट। सो डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट के सख्त खिलाफ है आप? नहीं, मेरा कहना है कि एक बैलेंस सिस्टम बनना चाहिए, राइट। और उसमें लोगों से ओपन डायलॉग होना चाहिए, जिससे कि लोग जब मिल करके चलेंगे तभी उसका एक अल्टरनेटिव भी बन सकता है। लोगों को सहभागिता के बगैर अगर सरकार सोचती है कि हम सत्ता के ताकत के दम पर कोई चीज आगे बढ़ा के लागू कर लेंगे, लागू हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है उसको रोकना शायद किसी भी सरकार के बलबूते की बात नहीं बची है। और हमने खास तौर से इस कोरोना काल में बड़े से बड़े दिग्गजों को असहाय मुट्ठी बांध करके चुपचाप
टुकुर टुकुर देखते हुए हमने अपनी नजरों से देखा है। इसलिए मुझे लगता है कि कुदरत संकेत दे रही है, और ऐसे दौर में तो कतई नहीं किसी तरह के इस तरह के स्टेप लेने की जरूरत है। ओपन माइंड से खुले तौर पर भारत को हमें विकसित भी बनाना है, लेकिन भारत के जिंदगी को सुरक्षित भी रखना है। ये दोनों चैलेंज एक साथ हैं, और मुझे लगता है कि भारत अगर सही अप्रोच के साथ आगे बढ़े तो हम ये दोनों काम कर सकते हैं। बिल्कुल। गोपाल जी, एक गवर्नमेंट का स्टैंड का एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी। इटालियन पावर प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, जो अगर खड़ी हो जाती है, अगर उसको परमिशन मिल जाती है, तो 1150 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया which has already been declared as an inviolate area, जहां पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, उस प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हो रही है। अब वो प्रोजेक्ट इसीलिए डिस्कार्ड नहीं हुआ है, वो 2014 से रुकी हुई पड़ी है। वो इसीलिए डिस्कार्ड नहीं हुआ है कि वो पर्यावरण का नुकसान करेगी, बट इसलिए स्थगित है क्योंकि वो वेदर इट इज वर्थ इट, वो जितना पावर जनरेट करेगी, वेदर इट्स वर्थ इट। तो वो फाइनेंशियल इंपैक्ट पे डिस्कशन हो रहा है, ना कि एनवायरनमेंट में जितना डिस्ट्रक्शन होगा उस पे डिस्कशन हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट की स्टैंड ये है, उनकी मतलब उनकी थिंकिंग ही कुछ और है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि भारत के अंदर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, डेवलपमेंट को लेकर के जो मॉडल प्रस्तुत करने वाले लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि भारत में अभी इन्वायरमेंटल खतरा इतना बड़ा नहीं है, इसलिए अभी कुछ किया जा सकता है। मुझे राइट। लगता है कि ये सोच मुख्य तौर पर इन सारे चीजों के पीछे है। सरकारों के सोच के साथ साथ जो सरकार को संचालित करने के लिए जो पीछे से तमाम बुद्धिजीवी जो इस पे काम करते हैं, मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक रीथिंक करने की जरूरत है। बने बनाए ढर्रे पर, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि डेवलपमेंट कंट्री के अंदर जो विकास का रास्ता बना, वो सारे उसका इतिहास लेकर वो बैठते हैं, और उनको लगता है इसी रास्ते से तो करते हुए वो उतना डेवलप हो गए। अगर भारत को भी डेवलप होना है तो रास्ता वही बनाना पड़ेगा। मेरा सोचना यह है कि वो रास्ता जब पता चल चुका है, कि वो रास्ता जब उनको ही आज नहीं सहयोग कर रहा है और उनको ही पीछे हटना पड़ रहा है, तो हम भी अगर सब कुछ नुकसान करके और फिर सोचना शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि ये न तो वैज्ञानिकता है और न तो ये प्रोग्रेसिवनेस है। मुझे लगता है कि जब हमें खतरे पता चल गए, चाहे भारत में वो खतरे आए हों, चाहे इंग्लैंड में आए हों, चाहे जापान में आए हों, चाहे अमेरिका में आए हों, अगर पूरे मानवता के सामने जो खतरे जो चैलेंजेस आ चुके, मुझे लगता है कि भारत अगर आज जो चीज आज से आगे बढ़ रहा है, उन खतरों से बचते हुए आगे बढ़ने की बात सोचनी चाहिए। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि केवल पुराने ढर्रे का नकल करके ही डेवलप कंट्री बना जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब टैलेंट इस लेवल तक डेवलप हो चुका है कि हम ऐसी भी टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, ऐसे मार्केटिंग को डेवलप कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो, और वो भी एक डेवलप कंट्री की तरफ लेकर के जा सकता है। बिल्कुल गोपाल जी, ये डॉक्यूमेंट की वजह से ये इससे हमें इंटरनेशनल शेम भी हो सकता है, बिकॉज पूरे दुनिया में अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, और इंटरनेशनली जब लोगों को पता चलेगा कि हम इस तरीके का डैमेज कर रहे हैं, तो इससे हमारी काफी बदनामी हो सकती है। अब सारे ही देश महामारी में लगे हुए हैं, तो उनका ध्यान नहीं है। तो उस चीज का भी लगता है हमारी सरकार उस चीज का भी फायदा उठा रही है कि लोगों का ध्यान अब हमारी तरफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन जब ये बात ओपन होगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होगी, तो तब बहुत तकलीफ में हम आ सकते हैं। यूरोप कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट ऑल्सो। और इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि छुपी रह सके। राइट। क्योंकि जब केंद्र सरकार जब कोई पॉलिसी बनाती है, तो ऐसा नहीं है कि वो छुपने वाली बात है। और चूंकि खास तौर से अब दुनिया के अंदर, खास तौर से जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस तरह से ओजोन के परतों पर जिस तरह से संकट आए हैं, तो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया के अंदर लोगों को एनवायरनमेंट को लेकर के सेंसिटिविटी बढ़ी है, क्योंकि वो भविष्य के जिंदगी पर खतरे की तरह दिख रही है। और
वैसे में भारत कोरोना काल में चुपके से कुछ कर लेगा और दुनिया को पता नहीं चलेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया को पता चले और दुनिया कुछ कहे, इसके डर से काम करने से ज्यादा जरूरी है कि हमारी जिम्मेदारी है, भारत के लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। और भारत की जो प्राचीन चिंतन है, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम सोचते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि न सिर्फ भारत के प्रति बल्कि पूरे दुनिया के मानवता के प्रति जिम्मेदारी है। हमारा देश जितना इन्वायरमेंट को बेहतर करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, तो मुझे लगता है कि इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करने का चैंपियन बनने की जगह इन्वायरमेंट को बेहतर बनाने का चैंपियन बनने के तरफ भारत को बढ़ना चाहिए। और उससे निश्चित रूप से मानवता का फायदा होगा, इंसानियत का फायदा होगा और पूरे दुनिया का फायदा होगा। ओके, मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स जो अभी रुके हुए हैं इन द पाइपलाइन, जिनको इमीडिएट क्लियरेंस मिल सकती है इस ड्राफ्ट की वजह से, जब ये नोटिफिकेशन फाइनल होगा, ये बता दूं थोड़ा। कोल माइनिंग इन देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व आसाम, रेलवे ब्रिज थ्रू द कवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, हाईवे थ्रू मोलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा एंड नागपुर मुंबई हाईवे, ये सारे ही एनवायरनमेंट को लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को इमीडिएट क्लियरेंस मिलने की पूरी आशा है अगर ये ड्राफ्ट क्लियर हो जाता है। तो इस ड्राफ्ट को रोकने के लिए एक्टिविस्ट पूरी कोशिश लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो कोर्ट में गए थे नॉट जस्ट एक्सटेंशन टाइम मांगने के लिए, बट ये ड्राफ्ट को स्थगित करने के लिए। वो चाहते हैं कि ये ड्राफ्ट को फिर से लिखा जाए विद कंसल्टेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स, और जिस तरीके से ये ड्राफ्ट प्रेजेंट फॉर्म में, ये तो बिल्कुल पास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कोर्ट में रिक्वेस्ट ये किया है कि इस ड्राफ्ट को फिलहाल रोका जाए। तो कोर्ट ने क्या किया है, इनको खाली एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया है। तो इसमें कोर्ट का भी कुछ ऐसे लगता है कि कोर्ट की भी नीयत ठीक नहीं है, या उन्होंने सही जजमेंट इसमें नहीं दिया है। फिलहाल खाली एक एक्सटेंशन दिया है, रोका नहीं है। जबकि दे कुड हैव स्टेड इट टिल ये कोविड क्राइसिस दूर नहीं होता, या तो वो रिमार्क्स मांग सकते थे गवर्नमेंट से, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इसको रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। गोपाल जी, आपको सुनाई दिया? देखिए, मेरे ख्याल से ये जो नए जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, निश्चित रूप से उन पर है। और हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि केंद्र सरकार एक बार जो जनता की जो आवाज है, लोगों का कंसर्न है, उस पर गौर करेगी, इसके लिए टाइम देगी और नए सिरे से सोचेगी। मुझे लगता है कि वो ड्राफ्ट कोरोना काल शुरू होने के समय ही इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब उसकी तैयारी बहुत पहले से थी। मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद देश और दुनिया के हालात बदले हैं, थॉट प्रोसेस बदले हैं और केंद्र सरकार को भी इन आलोक में नए सिरे से नए चिंतन के साथ इसको अमेंड करके और सामने आने की जरूरत है, जिससे मुझे लगता है कि उससे सरकार की भी भलाई है और देश की भी भलाई है। ओके, मतलब जो प्रोजेक्ट बरसों चलेंगे और जिसका जिसका जो प्रभाव होगा वो सदियों तक रहेगा, उस प्रोजेक्ट को, उस प्रपोजल को महीनों में, कुछ दिनों में पास करने की जल्दबाजी बिल्कुल समझ नहीं आती है। ओके, जाते जाते गोपाल जी, जरा आम आदमी पार्टी भी वृक्षारोपण का कुछ प्रोग्राम कर रही है, उसके बारे में जरा आप बताना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर 5 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण के स्तर में, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण पैदा होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स का उसमें चूंकि आजू बाजू के स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन दिल्ली के अंदर 5 साल काम करने के बाद पिछले चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ये संकल्प लिया था कि हम अगले 5 साल में दिल्ली के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के लिए 2 करोड़ जो है वो पौधे लगाएंगे। और उसकी आज पहले साल की शुरुआत थी। 10 तारीख से हमने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया था और आज उसका समापन था 26 तारीख का, पहले चरण का। और हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। सरकार ने डबल 31 लाख पौधे इस साल लगाने का टारगेट लिया है।
और इस पिछले 15 दिन में जो अभियान चला है उसमें 6 लाख पौधे हम लगाने में सफल हो गए इस कोरोना के संकट के दौरान भी। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में 2.5 लाख पौधे दिल्ली के लोग खुद आकर के नर्सरी से, जो सरकार की तरफ से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नर्सरी से आकर के लेकर के खुद गए हैं और वो भी लगा रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों के साथ मिल करके सरकार ने ये ट्री प्लांटेशन का महाअभियान शुरू किया है और हमने अगले मार्च तक जो है 31 लाख पौधे दिल्ली के अंदर जो ग्रीन बेल्ट है उसमें बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ एक चैलेंज जो आता था बार बार कि पौधे लगते तो थे बट उनका जिंदा रखना और उनको उनको आगे पालन पोषण करना काफी कठिन था। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी वृक्षारोपण हो रहा है उन सभी एजेंसियों के द्वारा जो वृक्षारोपण किया जा रहा है, हम इसका 1 साल के अंत के बाद थर्ड पार्टी जो है असेसमेंट करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि भाई कितने पौधे लगे थे, उसमें से कितने बचे, कितने किस स्थिति में है, जिससे कि उन उन चीजों को और बेहतर किया जा सके। और मुझे लग रहा है कि हम जो 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है उसे हम पूरा कर पाएंगे। और निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर जो भी इन्वायरमेंट के लिए जो पॉजिटिव वर्क है, सरकार उसके लिए कमिटेड है और हम लोगों के साथ मिलकर के एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अन्य राज्यों के सरकारों के साथ भी हम चाहते हैं कि इसका सहयोग मिले, जिससे कि कम से कम जो देश की राजधानी दिल्ली है उस वहां से प्रदूषण से जो लड़ाई है उसको हम जीत सकें और उसको बेहतर कर सकें। और उस दिशा में निश्चित रूप से ये जो 15 दिन का अभियान चला है वो एक सकारात्मक जो है पहल रही है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल जी, आपने आपकी बात थैंक यू, बहुत थैंक यू, अच्छे तरीके से रखी और बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।